कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपने बोर्ड एग्जाम में, या फिर आप 10th में हो चाहे 12th में, आप अपने बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से बेहतर आंसर लिख सकें ताकि आपका मार्क्स बेहतर आए। इसी पे हम लोग बात करेंगे। आपने थंबनेल भी देख लिया होगा। एक टॉपर की तरह आप कैसे लिखिएगा, इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए ये क्यों जरूरी है, बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास में नॉलेज ठीक ठाक होता है, लेकिन उस नॉलेज को बढ़िया से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, यानी उनके पास एक बेहतर लैंग्वेज नहीं होता है। और बेहतर लैंग्वेज बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जामिन जो भी चेक करने वाले होते हैं, शिक्षक या शिक्षिकाएं जो भी होते हैं, वो क्या करते हैं, क्या देखते हैं, आप बताइए। क्या देखते हैं? आपका कॉपी ही ना देखते हैं, आपका आंसर शीट देखते हैं कि आपने कैसे लिखा है, आंसर को कैसे एक्सप्रेस किया है। पूछने तो नहीं आते हैं। तो मतलब सब कुछ आपका आंसर शीट ही है। कैसे आप उसमें आंसर को बेहतर से बेहतर ढंग से लिखिएगा, इसी पर हम बात करेंगे। चाहे आप 10th में हो चाहे 12th में हो, चाहे किसी भी क्लास में हो, बोर्ड एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड एग्जाम आपको देना है तो ठीक है। तो चलते हैं, हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया हाउ टू राइट इन बोर्ड एग्जाम 2023। ठीक है, स्पेशली 10th क्लास और 12th क्लास के लिए है। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक देखिएगा और समझिएगा मेरी बातों को। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला, अगर हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप क्या कीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे पहले यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर यहाँ लाइनिंग खींच दीजिएगा। फिर यहाँ पे इस तरीके से फिर एक लाइनिंग खींच दीजिएगा, इस तरीके से। जैसे यहाँ पे हो गया आपका, मान लीजिए आपका ये आंसर शीट आपको मिला है, ठीक है, लिखने के लिए। तो इसमें इस तरीके से कर दीजिए, फिर एक यहाँ कर दीजिए, इसमें 3 4 जो भी जितना हो सके कर लीजिए। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 तक, यहाँ पे 30 तक, 45 60 जितना भी आपको लिखना है लिख लीजिए। और उसके बाद लाइन से पूरा लिखिएगा। और उसके बाद इसका ए, जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये हो गया 5 6 7। थोड़ा साफ साफ लिखेंगे, प्रयास कीजिएगा एक एक लाइन छोड़कर लिखने के लिए। और यहाँ जैसे एक का ए आंसर है तो यहाँ ए लिख दिए, 2 का बी है तो बी लिख दिए, 3 का अगर डी है तो डी लिख दिए, 4 का अगर पुनः ए है तो ए लिख दीजिए। इस तरीके से आप लिखिएगा एकदम नीट एंड क्लीन। ठीक है, और ये लाइन खींच दीजिएगा। फिर यहाँ से यहाँ 10 तक होगा तो फिर यहाँ 11 से, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए, हम लोग बात करेंगे मेनली जो भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए, यदि मान लीजिए कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन कोई आ गया, उसका आपको आंसर देना है। ठीक है, चलिए। तो जैसे एक क्वेश्चन लेके मैं ही बता रहा हूँ आपको, उस क्वेश्चन का आंसर देकर। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आपके पास आता है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को बढ़िया से पढ़ना है। 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है ना, उसमें आप उसको आराम से पहले पढ़िए। ठीक है, पढ़ के समझिए कि क्वेश्चन कहाँ से हम स्टार्ट करें, कहाँ से बनाना शुरू करें, ताकि हम एक बेहतर आंसर दे सकें। और याद रखिएगा, हमेशा आंसर देने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 1 नंबर से ही शुरू करेंगे। आपको जहाँ से आता है, आपको सीधे 5 नंबर आता है, सीधे 5 नंबर दीजिए और उसका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर दीजिए। सीधे 10 नंबर आता है, 10 नंबर शुरू कीजिए, 8 नंबर कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी कि आप 1 नंबर से ही स्टार्ट करें। सो मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जो आपको जिस क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर याद हो, अच्छे से याद हो, बढ़िया से याद हो, उसको सबसे पहले आप लिखिएगा। ठीक है, और प्रयास कीजिएगा कि काट-कूट ना हो। इसके लिए मैं आपको एक सुझाव दूंगा कि बोर्ड एग्जाम से पहले 2-4 दिन, 10 दिन पहले आप 3-4 पेन रख लीजिए और उस पेन को पहले से लिखिए, नए-नए पेन को। और जब स्याही आधा-आधा हो जाए ना, पेन में जब आधा-आधा स्याही हो जाए तब उसको रख लीजिए। 4-5 ऐसे पेन रख लीजिए जिसमें आधा-आधा स्याही हो। उस समय वो क्या होता है, बढ़िया चलता है। और जब नया-नया पेन खरीद के आप एग्जाम देने जाते हैं तो उससे लिखावट में थोड़ा-सा चेंजिंग हो सकता है, आपको पता होगा। थोड़ा-सा लिखने में दिक्कत होता है। तो जो आधा-आधा जब स्याही खत्म हो जाए ना, तो बेस्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, उस पेन को रख लीजिएगा, ऐसे 4 पेन को। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग जो भी को पेपर पढ़ने के बाद अपना रोल नंबर वगैरह जो भी भरने वाला होता है उसको सबसे पहले भर लेंगे। और उसके बाद जब बनाना शुरू करेंगे तो किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को लिखेंगे। तो जो क्वेश्चन आता है पहले क्वेश्चन नंबर दे देंगे। जैसे सपोज कीजिए कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 आता है बढ़िया से, तो ये 4 है। और आपके मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में सवाल आया है, सपोज कीजिए कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है। एक क्वेश्चन आया हुआ है, सपोज कीजिए अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है, ये आपका क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का।
अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है। ठीक है, ये बेसिकली ट्वेल्थ का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का सेकंड लेसन का, सेकंड यूनिट का। एक 10th का भी मैं लूंगा, समझिए आपका क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इसको आपको आंसर देना है। तो क्या कीजिएगा, देखिए ये आपका बोर्ड का 4 नंबर सवाल है। 4 नंबर से आप शुरू करना चाह रहे हैं क्योंकि वही आपको बढ़िया से आता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये आपका जो लाइनिंग होता है ना, इस तरीके से जो आपके आंसर शीट में जो लाइनिंग होता है, इस तरीके से जो लाइनिंग होता है ना। चलिए, तो सबसे पहले प्रयास कीजिएगा कि इसको अर्धपारगम्य झिल्ली जो क्वेश्चन आया है, इसको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 है तो उसको आप यहाँ साइड में भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा यदि आप बीच में लिखते हैं। जैसे यहाँ लिख देंगे आप, जो आपका आंसर शीट है उसके बीच में जो लाइनिंग होता है ना, एकदम बीचों बीच लिख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन, ये आप लिख दिए क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 4 है, 4 है। इस तरीके से आप कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 4, और उसके बाद हम इसका आंसर देना चाहते हैं। यहाँ आंसर हो गया, यहाँ से मैं आंसर देना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, बीच में लिखिएगा तो क्लीन दिखेगा, बहुत अच्छा दिखेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 अर्धपारगम्य झिल्ली, चाहे तो इसको छोटा सा हेडिंग बना सकते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली बेहतर होगा। जैसे यहाँ पे छोटा सा हेडिंग बना सकते हैं। इसके लिए किसी मार्कर वगैरह का यूज मत कीजिएगा, आप ब्लैक पेन और ब्लू पेन दो चाहे तो यूज कर सकते हैं। तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली हो गया। ठीक है, ये आपने छोटा सा पॉइंट बना दिया, ये इस तरीके से अपने पॉइंट बना दिया, और यहाँ पे आप लिख रहे हैं इसका परिभाषा। ठीक है, चलिए, एक बच्चा है यहाँ पे ये परिभाषा लिख रहा है, जैसे ध्यान दीजिएगा, एक बच्चा है जो इसका परिभाषा लिख रहा है अर्धपारगम्य झिल्ली का, ये देखिए। ठीक है, मैंने ऐसे ही बना दिया। और एक और यहाँ पे ऑप्शन, एक और यहाँ पे बच्चा है यहाँ पे अर्धपारगम्य झिल्ली का लिख रहा है, यहाँ पे परिभाषा जो होता है। जैसे मान लीजिए लिख दिया कि वह झिल्ली जो अपने अंदर से केवल विलायक के अणुओं को जाने देती है, उसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। हो गया, एक बच्चा ये है और एक बच्चा ये है, दोनों आंसर लिखना चाह रहे हैं। किस तरीके से लिखते हैं ध्यान दीजिएगा, देखिए। तो अर्धपारगम्य झिल्ली का परिभाषा लिख के आप छोड़ दिए। एक बच्चा ये है जो अर्धपारगम्य झिल्ली का परिभाषा लिख के छोड़ दिया और एग्जाम्पल नहीं दिया। और एक बच्चा ये है जो इस तरीके से लिख रहा है, इसका डेफिनेशन लिखने के बाद यहाँ तक डेफिनेशन लिख दिया, और डेफिनेशन लिखने के बाद एग्जाम्पल यहाँ लिख दिया। जैसे अर्धपारगम्य झिल्ली का एग्जाम्पल होता है, सपोज कीजिए आपको याद है, जैसे मान लीजिए कि अंडे की झिल्ली हो गया, जंतुओं के आमाशय से बनी झिल्ली, चर्म पत्र हो गया, तो यहाँ उसने वो एग्जाम्पल दे देता है। इसे यहाँ वो लिख देता है एग्जाम्पल में, डेफिनेशन देने के बाद अंडे की झिल्ली। देखिए मैं थोड़ा सा जल्दी लिख रहा हूँ, वीडियो लंबा होगा, आप अच्छे से लिखिएगा। अंडे की झिल्ली हो गया, या पर्चमेंट पेपर जिसे हम चर्म पत्र भी कहते हैं, चर्म पत्र इत्यादि, या फिर जंतुओं के आमाशय से बनी झिल्ली। ठीक है, सेकंड स्टूडेंट, दूसरा स्टूडेंट था, उसने केवल यहाँ पे क्या किया, केवल अर्धपारगम्य झिल्ली का परिभाषा दिया और यहाँ पे एग्जाम्पल मेंशन नहीं किया। आप बताइए कौन सा आंसर बेहतर कहोगे, आप इसी ही कहोगे। भले हो, देखिए ये मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं पूछा है, लेकिन आपका फर्ज बनता है, आप यदि टॉपर की तरह लिखना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि मेरा आंसर सबसे अलग हो, बेहतर हो, ताकि एक नंबर भी कटने का गुंजाइश ना हो, तो आपको एग्जाम्पल देना ही देना चाहिए। ये होता है टॉपर का लिखने का तरीका। जो 90 नंबर लिख देगा तो 90 नंबर आ जाएगा, 89 90 आ जाएगा। 100 लिखते था, देखते हैं उसमें कितना आता है उसका, 96 97 98 इस तरीके से आता है। किसी का 100 में 100 भी हो जाता है। क्यों? कंप्लीट आंसर देता है, कंप्लीट आंसर बढ़िया से समझाता है उस चीजों को। तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देना एकदम जरूरी है। यहाँ पे एक बच्चा नहीं दिया, हो सकता है इसको 2 नंबर मिल जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि 2-2 नंबर का वो 10 सवाल बनाए तो उसको 10 दूना 20 नंबर ना मिले। थोड़ा थोड़ा यही इसी को काट काट के उसका 2 नंबर काट लिया जाए और 18 नंबर उसको मिले, 17 नंबर मिले। लेकिन जो इस तरीके से लिखेगा, वो अगर 20 नंबर का लिखता है तो उसको पूरा 20 नंबर मिलेगा। समझ रहे बात को? तो काट कूट करने का प्रयास नहीं करेंगे, और यदि काट कूट हो जाए तो थोड़ा सा ऐसे काट देंगे, पूरा काट कूट ऐसे नहीं करना है। ठीक है, चलिए ये चीज आप समझ गए। तो इस तरीके से आपको लिखना है, क्वेश्चन नंबर को प्रयास कीजिए बीच में लिखने का, लाइनिंग के। ठीक है, चलिए अगर टॉपिक बन जाता है तो ऐसे बना सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कंप्लीट आंसर दीजिए, एग्जाम्पल होता है तो दीजिए जरूर। ठीक है, चलिए इसी तरीके से यदि कोई ऐसा आप क्वेश्चन लिखते हैं जिसमें रिएक्शन आता हो, अभिक्रिया आता हो, रिएक्शन आता हो, तो आप प्रयास करेंगे कि उस रिएक्शन को लिखने का। ठीक है, जैसे कोई एक क्वेश्चन आ गया, इसी तरीके से मैं एक 10th का क्वेश्चन ले रहा हूँ। जैसे 10th में क्वेश्चन आ गया, सपोज कीजिए संयोजन अभिक्रिया क्या है। 10th में क्वेश्चन आ गया कि संयोजन अभिक्रिया क्या है।
तो देखिए अब यहाँ भी वही बात आ जाती है कि यहाँ स्टूडेंट ने क्या किया कि संयोजन अभिक्रिया का यहाँ डेफिनेशन लिख दिया। यहाँ अपना वही क्वेश्चन नंबर जैसे मैंने लिखा था, क्वेश्चन नंबर यहाँ लिख दिया, यहाँ से आंसर लिखना शुरू किया और संयोजन अभिक्रिया का आंसर लिख के निकल गया। लेकिन एक और स्टूडेंट है जो संयोजन अभिक्रिया का परिभाषा लिखने के बाद एग्जाम्पल देना दिया उसने, 1 या 2 एग्जाम्पल। जैसे डेफिनेशन इसका लिखने के बाद जैसे मैंने बताया था यहाँ एग्जाम्पल दे दिया वो, जैसे C+O2, या फिर हिंदी में लिख दिया कि कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये संयोजन अभिक्रिया है। या फिर H+O2, ये SO2। देखिए आप बताइए अभिक्रिया है ना, भले नहीं पूछा एग्जाम्पल, नहीं कहा है कि एग्जाम्पल दीजिए क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी आपको देना चाहिए। इस तरीके से आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा, जितना बनाओगे उतना मिलेगा। ये होता है बढ़िया आंसर, एक टॉपर का आंसर। तो ये आपको मुझे लगता है बातें समझ में आ रही होंगी। इसी तरीके से कोई और क्वेश्चन आ जाए जिसमें जैसे रिएक्शन वाले बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे मान लीजिए आ जाए आपका कि रोजेनमुंड अभिक्रिया क्या है, रोजेनमुंड अभिक्रिया क्या है, इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाए, या ऊर्ज अभिक्रिया क्या है। तो एक स्टूडेंट है जो ऊर्ज अभिक्रिया का परिभाषा केवल लिख देता है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्काइल हैलाइड सोडियम धातु से अभिक्रिया कर एल्केन बनाता है, इसे ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं, और इतना लिख के निकल गया। आप बताइए क्या ये मतलब होता है रिएक्शन का? उसको रिएक्शन देना चाहिए, यानी कि ये परिभाषा लिखने के बाद उसको यहाँ पे रिएक्शन देना चाहिए, ऊर्ज अभिक्रिया का यहाँ पे जो रिएक्शन होता है। यानी कि भले न कहा हो क्वेश्चन में केवल इतना भी कहा हो ना कि ऊर्ज अभिक्रिया क्या है, तब भी डेफिनेशन देने के बाद आपको रिएक्शन देना चाहिए। ये होता है एक अच्छा आंसर। इस तरीके से यदि आप लिखते हैं तो आपका एग्जाम में 1 नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है। और साफ साफ और लिखने का प्रयास करेंगे सुंदर तरीके से, ताकि अगर आपका राइटिंग बहुत अच्छा नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आपको लिखना है कि जो आपके आंसर शीट को चेक करें उनको चेक करने में दिक्कत ना हो, पढ़ने में दिक्कत ना हो। आंसर बहुत आपका राइटिंग बहुत अच्छा भी नहीं हो, उससे क्या हो गया, थोड़ा सा डिस्टेंस को मैनेज करेंगे, गैपिंग को इस तरीके से मैनेज करेंगे, इस तरीके से बीच में गैपिंग देंगे कि पढ़ने में आसानी हो। बहुत अच्छा आंसर, कोई जरूरी नहीं कि टॉपर का बहुत अच्छा आंसर होता है, वो कंप्यूटर की तरह लिखता है एकदम, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप बहुत किसी भी टॉपर का आप यूट्यूब पे देखिए या फिर गूगल कीजिए, किसी टॉपर का कॉपी देखिए, ऐसा नहीं कि उसके हाथ में जादू है, वो बहुत सुंदर लिखता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसका भी राइटिंग एवरेज ही होता है, लेकिन वो साफ साफ लिखता है और इस तरीके से लिखता है। समझ रहे बात को? तो ये चीजों को आपको करना है एग्जाम में, ठीक है। इन चीजों पे आप पकड़ बना लीजिए, इस बातों को याद रखिएगा। बाकी मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, जो आप समझ गए होंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो यार, क्यों क्या देख रहे हो, जल्दी से कर लो, आप ही का फायदा होने वाला है। नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए, तभी तो मिलेगा। और कमेंट कर दीजिए कि कैसा लगा, लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और इस तरीके से कोई भी आपको समस्या हो केमिस्ट्री में या किसी भी सब्जेक्ट में तो आप कमेंट करें, ठीक है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर